बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नोट्स टू द अकाउंट्स, एसओएफपी, एसओसीआई एक्सट्रैक्ट्स की प्रैक्टिस करने के बाद अब एक क्वेश्चन हमने करना है नोट्स टू द अकाउंट्स का डिटेल में, जो कि आईकेप का पास्ट पेपर है। ऑटम 2006 में मॉड्यूल सी के अंदर ये क्वेश्चन आया था। ऑटम 2006, क्वेश्चन नंबर 6। यू हैव रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ अकाउंटेंट ऑफ एयर स्टील लिमिटेड। मुबारक हो भाई, आप लोग जो है वो चीफ अकाउंटेंट बन गए हैं। किसके? एयर स्टील लिमिटेड के, एक एयरलाइन के, a commercial airline. Your accountant has prepared the financial statement for the year ended 30th June 2006. और आपके अकाउंटेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई है, मतलब एसओसीआई बनाई है, एसओएफपी बनाई है। यू हैव रिव्यूड दैम एंड फाउंड दैम सेटिस्फैक्टरी। और आपने तमाम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू किया, एक्सेप्ट फॉर द नोट ऑन टेंजिबल फिक्स एसेट्स। तो व्हाट आर टेंजिबल फिक्स एसेट्स? दे आर व्हाट? प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के नोट के अलावा बाकी सब कुछ ठीक था, तो आप चाहते हैं कि वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का नोट दोबारा बनाया जाए। यू हैव स्क्रूटनाइज्ड द रिकॉर्ड्स एंड एक्सट्रैक्टेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब आप प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की जो मालूमात लेते हैं, वो मालूमात क्या है आपके पास? तो ख्याल रखिए कि आपको नोट बनाना है 1 साल का। वो साल खत्म हो रहा है 30 जून 2006 पर। तो शुरू हो रहा है कब? 1 जुलाई 2005 को। तो अब आपको नोट बनाने के लिए ये सोचना पड़ेगा कि 1 जुलाई 2005 तक हमारे पास क्या क्या बैलेंस मौजूद थे, फिर 1 जुलाई 2005 के बाद इसमें क्या एडिशंस हुए, क्या डिस्पोजल्स हुए, क्या इसके ऊपर डेप्शन वगैरह चार्ज की गई। ये तमाम बातें आपको याद रखनी है। तो सबसे पहली अप्रोच क्या है? व्हाट इज करंट अकाउंटिंग पीरियड? करंट अकाउंटिंग पीरियड जिसका हमें नोट बनाना है वो कौन सा है? वो खत्म हो रहा है 30 जून 2006 पर। तो ये अकाउंटिंग पीरियड शुरू कहां से हो रहा है? प्लीज, ये अकाउंटिंग पीरियड शुरू हो रहा है 1 जुलाई 2005 से। तो बैलेंस बीडी कहां मिलेंगे हमें? 1 जुलाई 2005 पर। बैलेंस सीडीज हमें कहां मिलेंगे? 30 जून 2006 पर। तो हमें 1 जुलाई 2005 के बैलेंस बीडी को 30 जून 2006 पर बैलेंस सीडी बनता हुआ दिखाना है। इस चीज का नाम क्या है? नोट। याद होगा, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी को क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी बनते हुए दिखाना है। तो उसके लिए पहले मालूम भी तो होना कि भाई वो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी क्या होनी चाहिए हमारी बुक्स के अंदर। ये बात सबको क्लियर है बेटा? जवाब दे दें प्लीज। अब इंफॉर्मेशन क्या है? द कंपनी एक्वायर्ड लैंड ऑन 99 ईयर लीज। कंपनी ने जमीन ली है 99 साल की लीज पर। तो ये लीज ऑन लैंड है, और लीज ऑन लैंड इज सब्जेक्ट टू व्हाट? डेप्रिसिएशन। तो ये लैंड कब एक्वायर किया कंपनी ने? 1 जनवरी 1999 को। कितने का एक्वायर किया? 200 मिलियन का। तो 200 मिलियन क्या है? इसकी कॉस्ट है। अब आप हिसाब लगा लें, 1 जनवरी 1999 को अगर ये एक्वायर किया है, तो जिस अकाउंटिंग पीरियड में इसको एक्वायर किया गया, उस अकाउंटिंग पीरियड में इसने कितना वक्त गुजारा? 6 महीने गुजारे। क्योंकि जनवरी 99 टू जून 99, ये 6 महीने पर क्या हो गया? अकाउंटिंग पीरियड एंड हो गया। और अगर कोई हमारे पास मालूमात अवेलेबल नहीं है तो हम फ्रैक्शनल पॉलिसी अज्यूम करेंगे, और हम ये मानेंगे कि आपने पहले साल में इस पे चार्ज की होगी 6 महीने की डेप्रिसिएशन। तो आधा साल ये हो गया। 30 जून 1999 आधा साल हो गया। 2000 पूरा साल। अब 2000 से काउंट कर लें कहां तक? 2005 तक, जो हमारा ओपनिंग ईयर है। 2001, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005। तो पूरे कितने साल बने? 6 साल बने। और आधा साल कितने हुआ? सब मिलाकर कितना हुआ? 6.5 साल। मतलब आप हिसाब लगा लें, 1 जनवरी 1999 से लेकर 30 जून 2005, जो हमारा पिछला अकाउंटिंग पीरियड का एंड था, वहां तक इस एसेट को कितना अरसा हो गया? कितना अरसा हो गया बताइए आप सब लोग? इस अकाउंटिंग पीरियड के स्टार्ट तक ये लीज होल्ड लैंड जो है वो अपनी लाइफ का कितना हिस्सा मुकम्मल कर चुका है? रिस्पॉन्स कीजिए सब लोग, हिसाब लगा लीजिए सब लोग बेटा प्लीज। आप सबका रिस्पॉन्स मिलेगा तो एक क्वेश्चन हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। लगाया हिसाब आप लोगों ने? 5.5 साल? तला 6.5 साल नहीं, तला 6.5 साल नहीं, 6.5 साल बेटा।
1 जनवरी टू 30 जून 6 महीने 99, ये आधा साल अलग कर लो, अब काउंट करो 2000, फिर 2001, फिर 2002, फिर 2003, फिर 2004 और फिर 2005 30 जून। 6 साल ये हो गया, आधा साल वो हो गया, 6.5 साल। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 जुलाई 2005 पर जो बोल रहा हूँ बातें बड़ी अहम है, उनको ध्यान में रखें। अगर आप ये बातें ध्यान में रखेंगे बात नहीं बनेगी। इसका मतलब ये हुआ 1 जुलाई 2005 को इस एसेट की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 6.5 साल के बराबर हो। क्या ख्याल है? 1 जुलाई 2005 को इस एसेट पर जो चार्ज होने वाली डेप्रिसिएशन है अब तक, वो 6.5 साल के बराबर हो। सबसे पूछ रहा हूं ना बेटा, सबके रिस्पांस का मुंतजिर। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो क्वेश्चन चला जाएगा आपके सर के ऊपर। ओके, तो ये इसका मतलब क्या, ये पॉइंट हम नोट कर लेंगे भाई, इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना है, 6.5 साल। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। तो हम एक काम ये करते हैं, जरा इसकी वर्किंग करना शुरू करते हैं। वर्किंग का मतलब क्या है कि हमें नोट बनाने के लिए जरूरत होगी किसकी, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की। और हमें ये मालूम करना है कि भाई साल के स्टार्ट पर कितनी अक्यूमुलेशन है हमारे पास। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं वर्किंग्स। वर्किंग नंबर 1 क्या लिखा मैंने, accumulated depreciation as on 1 जुलाई 2005। ठीक है, नाउ सबसे पहले किसकी बारी बेटा, लैंड। लीज होल्ड लैंड। ठीक है जी, क्या कॉस्ट है इसकी, 200 मिलियन। तो अगर मैं इसको रुपीज इन 1000 में लिखूंगा तो मैं 200,000 लिखूंगा। इसकी लाइफ कितनी है, 99। जरा सब लोग अगर 200,000 को, मैं रुपीज इन मिलियन में लिख रहा, मैं इन सबको रुपीज इन 1000 में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने 3 जीरो और बढ़ा दिए। अगर आप 2 लाख को डिवाइड करें 99 से तो आपको मिलेगी पर ईयर डेप्रिसिएशन। बताइए, राउंड कर दें इसको, 2020 रखते हैं इसको। इसको आप मल्टीप्लाई कर दें 6.5 ईयर्स, 6.5 साल से। तो 6.5 साल का बैलेंस जो होगा वो इसका ओपनिंग अक्यूमुलेटेड डेप्शन का बैलेंस कहलाएगा। यस और नो, जल्दी बताइए बेटा। 2020 को मल्टीप्लाई कर दें 6.5, 13,130। वो 0.2 लेंगे तो 31। ठीक है ना, 13,130। ये क्या आ गई बेटा, स्ट्रेट लाइन अज्यूम किया है। ये पढ़ा देता हूं मैंने, क्वेश्चन बड़ा तवील है ना, तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन को जरा हम नीचे से पढ़ लेते हैं। इनने अच्छा पॉइंट डिस्कस किया कि यार वैसे तो मेरा तो क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, आप तो भी पढ़ रहे हो उसको। अब ये क्वेश्चन बड़ा तवील है, एक काम करते हैं नीचे वाली लाइन पहले पढ़ लेते हैं। पॉइंट नंबर 7 पढ़िएगा बेटा फुजैल। द कंपनीज पॉलिसी एज रिगार्ड्स डेप्रिसिएशन इज एज अंडर। लीज होल्ड लैंड क्या लिखा हुआ आ रहा है बेटा क्वेश्चन फुजैल, तो अज्यूम नहीं किया
लिखा हुआ है क्वेश्चन में, लेकिन अगर नहीं लिखा होता तो फिर क्या अज्यूम करता है, स्ट्रेट लाइन ही अज्यूम करता बेटा, फिर अजम्पशन वाली बात ठीक थी। द कंपनीज पॉलिसी एज रिगार्ड टू डेप्रिसिएशन इज एज अंडर लीज और लैंड स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, बहुत तवील क्वेश्चन है, 2 पेजेस पे खत्म हो रहा है। ठीक है बेटा, अब मैं एक एक लाइन पढ़ता जा रहा हूं ताकि क्वेश्चन थोड़ा 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 होकर सॉल्व होता जाए। अगर मैं पूरा क्वेश्चन रीड करूंगा तो रीड करने में भी टाइम लगेगा और फिर सॉल्व करने में भी टाइम लगेगा। ठीक है, तो आप इसको दोबारा सॉल्व कर सकते हैं घर पे, कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, आगे बात करते हैं। अब नेक्स्ट बात क्या है, द कंपनी हैज अ फ्लीट ऑफ 9 एयरक्राफ्ट्स। कंपनी के पास जो है वो 9 जहाजों की फ्लीट है, 9 जहाजों का बेड़ा है। रेलेवेंट डिटेल्स ऑफ विच आर एज अंडर। ठीक है जी, इसका मतलब क्या है, एयरक्राफ्ट दिए, एयरक्राफ्ट्स। अब देखो पूरा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का स्टैंडर्ड अप्लाई हो रहा है बेटा, ख्याल रखना इस बात का। ईच एयरक्राफ्ट कंसिस्ट ऑफ 2 मेजर कंपोनेंट्स। वही जब बताया था मैंने, जब किसी भी एसेट के कंपोनेंट्स मेजर अलग अलग हों तो उन कंपोनेंट्स को बेटा अलग अलग कैपिटलाइज किया जाएगा। ईच एयरक्राफ्ट कंसिस्ट ऑफ 2 मेजर कंपोनेंट्स, इंजन एंड एयरफ्रेम। इंजन अलग है और एयरफ्रेम अलग है। Having useful economic life of 20 years and 12 years respectively, जिसमें इंजन की इकोनॉमिक लाइफ कितनी है, 20 साल, और एयरफ्रेम की इकोनॉमिक लाइफ कितनी है, 12 साल। 70% of the cost of the aircraft pertains to engine and 30% to the airframe। जो एयरक्राफ्ट की टोटल कॉस्ट है उसका 70% किससे बिलोंग करता है, इंजन से, और 30% किससे बिलोंग करता है, एयरफ्रेम से। मतलब अगर एक एयरक्राफ्ट 100 मिलियन का है फॉर एग्जांपल समझाने के लिए, तो 100 मिलियन का 70% 70 मिलियन बिलोंग्स टू इंजन, और 100 मिलियन का 30% 30 मिलियन बिलोंग्स टू एयरफ्रेम। अगर एक एयरक्राफ्ट 200 मिलियन का है तो 200 मिलियन का 70% 140 मिलियन बिलोंग्स टू इंजन एंड 30% 60 मिलियन बिलोंग्स टू एयरफ्रेम। ऐसा ही बेटा, बात समझ में आती है आप लोगों को। लेकिन अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द कंपनी हैज 10 years रिप्लेसमेंट पॉलिसी फॉर एयरफ्रेम्स। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई आ गई, देखिए एयरफ्रेम की इकोनॉमिक लाइफ तो 12 साल है, लेकिन कंपनी उसको 10 साल में रिप्लेस कर देती है, कंपनी की पॉलिसी। तो अब जब भी आपके पास किसी भी एसेट की 2 लाइफ आ रही हो, कि भाई वैसे तो ये एसेट चलाना चाहें तो कितना अर्सा चलेगा, 12 साल चलेगा, लेकिन हमारी कंपनी की पॉलिसी है कि हम 10 साल में इसको रिप्लेस करते हैं, तो फिर हम यूजफुल लाइफ किसको लेंगे, 10 साल को, कि भाई हमारे नजदीक यूजफुल लाइफ 10 साल है। तो इससे एक डिफरेंस क्रिएट होता है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन यूजफुल लाइफ एंड इकोनॉमिक लाइफ। इकोनॉमिक लाइफ किसी भी एसेट की वो लाइफ होती है इसमें एक या एक से ज्यादा यूजर्स किसी भी एयरक्राफ्ट का यानी किसी भी एसेट का इकोनॉमिक बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। लेकिन यूजफुल लाइफ वो लाइफ है जिसमें कोई एक यूजर क्या करेगा, उसका इकोनॉमिक बेनिफिट हासिल करेगा। कहने को एयर फ्रेम की इकोनॉमिक लाइफ 12 साल है, लेकिन हमारी कंपनी पॉलिसी कि हम 10 साल में एयर फ्रेम को रिप्लेस कर देते हैं, तो हम उसको डेप्रिशिएट करेंगे 10 साल पर, ना कि 12 साल पर। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो यहां से आपको एक चीज सीखने को मिली, वो क्या है कि समटाइम्स देयर इज अ इकोनॉमिक लाइफ which is different from useful life. Useful life depends upon policy. हाँ, अगर हमारी कोई पॉलिसी ना होती तो हम 12 साल को ही क्या मानते, यूजफुल लाइफ मानते। जैसे कि इंजन्स के लिए हमारी कोई पॉलिसी डिफाइन नहीं हुई, तो इंजन्स की जो इकोनॉमिक लाइफ है वही इंजन्स की यूजफुल लाइफ है। यानी इंजन्स हम डेप्रिशिएट करेंगे 20 साल पर, लेकिन एयर फ्रेम्स हम 12 साल पे डेप्रिशिएट नहीं करेंगे बल्कि 10 साल पे डेप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि हमारी रिप्लेसमेंट पॉलिसी 10 साल है। वेरी मच सिंपल बात, क्लियर बेटा यहां तक बात। बहुत बड़ा क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम ये, और पढ़ने के लिए बहुत मटेरियल है इसके अंदर, इसलिए अगर आपका रिस्पांस मिलता रहेगा तो बात बनती रहेगी। अच्छा, तो कितने एयरक्राफ्ट हैं भाई, 9 एयरक्राफ्ट हैं। उन 9 एयरक्राफ्ट की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। 5 एयरक्राफ्ट वर एक्वायर्ड ऑन January 1, 2000। 5 एयरक्राफ्ट जो हैं वो January 1, 2000 को खरीदे गए फॉर ₹220 मिलियन ईच। कितने के बेटा,
220 मिलियन के। तो बस हिसाब लगा लो, 220 को मल्टीप्लाई क्या कर दो, 220 को मल्टीप्लाई पे क्या कर दो, 5 कर दो, तो आपको 5 एयरक्राफ्ट की टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। क्या ख्याल है? बिल्कुल। और इसका 70% हिस्सा जो है वो इंजन है और 30% हिस्सा जो है एयर फ्रेम है। जवाब दें, है कि नहीं? बिल्कुल, 770 एंड 330। तो इट मींस दैट 770 pertains to engine and 330 pertains to airframe। अच्छा, अभी बात मुकम्मल नहीं है, एक साथ सारी बात मुकम्मल करते हैं। अच्छा, आगे जरा पढ़ते हैं, देखिएगा। तो 5 तो हमने नए एयरक्राफ्ट खरीदे, कब परचेस किए थे? 1 जनवरी 2000 को, इस डेट पर। अच्छा जी, बहुत तवज्जो। 4 यूज्ड एयरक्राफ्ट, तो 5 नए और 4 पुराने, यानी वो किसी और एयरलाइन से परचेस कर लिए होंगे आपने। 5 आपने नए खरीद लिए, 4 आपने पुराने खरीद लिए, टोटल कितने हो गए? 9 हो गए। 4 यूज एयरक्राफ्ट वर ऑल्सो बॉट ऑन जनवरी 1 2000, सेम डेट। जिस डेट पर 5 नए खरीदे, उस डेट पर उस डेट पर 4 यूज भी परचेज किए। लेकिन जाहिर सी बात है कि एक जो एयरक्राफ्ट यूज हैं, उनको खरीदने के बाद उनकी ओवरहॉलिंग करनी होगी। ओवरहॉलिंग मतलब उनका मेजर रिपेयर एंड मेंटेनेंस करना होगा, ताकि वो भी नए दिखना शुरू हो जाए। इस बात को समझने की जरूरत है। तो अगर आप कोई भी चीज पुरानी खरीदते हैं और उसको फिर रिपेयर एंड मेंटेनेंस करने के बाद आप क्या करते हैं, अवेलेबल फॉर यूज करते, तो फिर वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होती है? कैपिटलाइज होती है। 4 used aircraft were also bought on January 1 2000 from another airline for rupees 55 million each. Each aircraft was renovated and overhauled at a cost of rupees 25 million. Rupees 10 million were spent on airframe and rupees 15 million on the engine, जिसमें से 10 मिलियन खर्च हुआ है किस पर? एयरफ्रेम पर, और 15 मिलियन खर्च हुआ है किस पर? इंजन पर। 15% of these expenditure has been in respect of cost of consumables, जिसमें से 15% जो एक्सपेंडिचर हैं वो कंज्यूमेबल आइटम्स हैं, और यानी कि वो एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन नहीं है। तो क्या करेंगे आप? 10 और 15 का 15% निकाल देंगे, माइनस कर देंगे, उसको चार्ज कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बाकी 85% एक्सपेंडिचर क्या करेंगे आप? कैपिटलाइज करेंगे। ठीक है जी। The useful economic lives of engines and airframes are estimated to be the same as those of the new aircraft. Overhauling perform होने के बाद ये पुराने एयरक्राफ्ट ऐसे हो जाएंगे जैसे नए हों। तो इनकी इंजन की लाइफ 20 साल हो जाएगी और एयरफ्रेम की लाइफ वही 12 साल होगी, जिसका हमारा पॉलिसी क्या होगा? 10 साल होगा। तो हम उसकी यूजफुल लाइफ कितनी लेंगे? 10 साल लेंगे। तो देखें, बहुत तवील क्वेश्चन है। बेटा, कंज्यूमेबल वो वाला एक्सपेंडिचर है ना, जो आप क्या कर रहे हैं, जिनका इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना आपको प्रोबेबल नहीं है। इसमें एयरक्राफ्ट की बाज़ दफा क्या होती है, जो एयरक्राफ्ट के ऊपर प्रिंटिंग होती है, प्रिंटिंग समझते हैं? एयरक्राफ्ट का नाम लिखते हैं, PIA लिख दिया आपने। तो ये जो पेंटिंग होती है, जिसमें कंपनी के नेम्स वगैरह लिखे जाते हैं और फ्लैग्स लगाए जाते हैं, ये जो फ्लैग्स लगाने वाली कॉस्ट है, इसको एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट माना जाता है। और इस कॉस्ट को हम कैपिटलाइज नहीं करते, इसको हम एक्सपेंस मानते हैं। तो जाहिर सी बात है, ओवरहॉलिंग के दौरान एयरक्राफ्ट पेंट भी किए जा रहे हैं, और पेंट करवाने के बाद उनके ऊपर जो है वो कंपनी का लोगो या कंपनी का नेम, ये सब लिखा जा रहा है। तो ये कंपनी का लोगो या नेम वाली जो कॉस्ट होती है ना, इस कॉस्ट को हम कैपिटलाइज नहीं करते। ठीक है बेटा? तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखिएगा। तो एडवर्टाइज यानी मतलब अगर कोई गाड़ी है, उस पर आपने कंपनी का नाम लिखवा लिया, करीम लिखवा दिया, इस तरीके से, तो ये एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट में शुमार होता है। इसको फिर गाड़ी की कॉस्ट में ऐड नहीं करते। ठीक है? ओके। तो अब लिखा हुआ क्या आ गया बेटा? द यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ ऑफ इंजन एंड एयर फ्रेम आर एस्टिमेटेड टू बी द सेम एज दोज ऑफ न्यू एयरक्राफ्ट।
तो बेटा यहाँ तक तो देखो एक छोटा सा एरिया पढ़ रहा हूँ, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा अगर मैं इसको अलग से बताऊं। तो अब भाई ये कहानी हमें सुना रहा है 2 जनवरी 2000 की, और हम आज खुद कहाँ मौजूद हैं 30 जून 2006 पर। तो पहले हमें ये मालूम ये करना है कि भाई 1 जनवरी 2000 को हमने कितनी कॉस्ट कैपिटलाइज की होगी। उसके बाद हमें मालूम करना है कि 1 जुलाई 2005 तक हमने अब तक इस पे कितनी डेप्शन चार्ज की होगी। तो इस केस में हमें कॉस्ट भी वर्कआउट करनी है, और इस केस में हमें अक्यूमुलेटेड डेप्शन भी वर्कआउट करनी है। तो अगर अब तक का सिनेरियो आपके दिमाग में बैठा हो तो भाई थोड़ी टेक्निकल बात है। मैं वर्किंग नंबर 2 करने जा रहा हूँ, और वर्किंग नंबर 2 में मैं कॉस्ट ऑफ एसेट फाइंड करूंगा। कॉस्ट ऑफ एयरक्राफ्ट। ठीक है जी। अब एयरक्राफ्ट के 2 कंपोनेंट्स है बेटा, इंजन, एयरफ्रेम। ठीक है, और मैं अमाउंट रुपीज इन थाउजेंड में ले रहा हूं, रुपीज इन मिलियन में नहीं। जरा बताइए एक तरफ क्या है, 5 न्यू एयरक्राफ्ट्स। अगर यहां मैं टोटल लिख देता हूं, जरा आप बताएंगे टोटल 220 मिलियन, और रुपीज इन थाउजेंड में 220,000 मल्टीप्लाई बाय 5, तो आंसर क्या आएगा आपके पास 1,000,000 100,000। इसका निकाले 70%, 11 लाख का 70%, आंसर क्या आएगा 770,000। तो इस 11 लाख में 7,70,000 जो कॉस्ट है वो किससे बिलोंग करती है, इंजन से, और 3,30,000 जो कॉस्ट है वो किससे बिलोंग करती है बेटा, एयर फ्रेम से। ये तो 5 जो न्यू एयरक्राफ्ट थे उनकी कॉस्ट आ गई। अब उसके बाद 4 यूज्ड एयरक्राफ्ट। फोर यूज एयरक्राफ्ट। अब जो 4 यूज एयरक्राफ्ट हैं उनको जरा वर्कआउट कीजिए। तो आपने हर एक एयरक्राफ्ट कितने का परचेज किया, 55 मिलियन ईच। ठीक है, क्या करें आप, 55 मिलियन का मतलब क्या हुआ, इसको आप लिखे रुपीज इन थाउजेंड में, कितना 55,000, मल्टीप्लाई बाय 4 कीजिए। क्या आंसर आया बेटा मल्टीप्लाई 4 करके, 2,20,000। 2,20,000 का 70%, 2,20,000 का 70%, 154,000। और 2,20,000 का 30%, 66,000। ठीक है जी। इसमें ऐड करेंगे हम क्या, ओवरहॉलिंग। तो ओवरहॉलिंग परफॉर्म हुई है इंजन पर, 15 मिलियन,
और अगर 50 मिलियन को मल्टीप्लाई बाय 4 कर दें तो आंसर क्या आएगा बेटा 60,000। और एयर फ्रेम पर ओवरहॉलिंग परफॉर्म हुई है 10,000 से। 10,000 मल्टीप्लाई 4 कर दो तो आंसर क्या आएगा बेटा आपके पास 40,000। ठीक है जी, टोटल कितना हो गया। अब दोनों का 15-15% जो है वो कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल है। 60,000 का 15%, 60,000 का 15%, $9,000 लेस कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल्स। 60,000 का 15% कितना हुआ 9,000 हुआ। और 40,000 का 15% 6,000। टोटल कितना हो गया 15,000। टोटल वाले कॉलम से कोई खास सरोकार नहीं है, लेकिन फिर भी तो आप क्या करते हैं बेटा, सम करते हैं इस बॉक्स का। 154,000 प्लस 60,000 माइनस 9,000 कितना बेटा 2,05,000। और उस तरफ दूसरी तरफ 66,000 प्लस 40,000 माइनस 6,000 कितना हो जाएगा बेटा 100,000। तो ये जो मैंने व्हाइट से लिखा है, व्हाइट क्या है, 4 एयरक्राफ्ट के जो 4 यूज्ड एयरक्राफ्ट है उनकी ओवरहॉलिंग होने के बाद इंजन की कॉस्ट 2,05,000 है। और जो 4 यूज एयरक्राफ्ट है उनकी ओवरहॉलिंग होने के बाद जो एयर फ्रेम की कॉस्ट है वो 1,00,000। इस तरह टोटल टोटल क्या हुआ, टोटल कॉस्ट, टोटल 9 एयरक्राफ्ट की कॉस्ट, टोटल टोटल बताइए 7,70,000 प्लस 2,05,000। 7,70,000 प्लस 2,05,000 975। अब क्योंकि यूज्ड और न्यू एयरक्राफ्ट की लाइफ बराबर है और एक ही टाइम पे परचेज किए तो लिहाजा हमें इनको अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट 975,000 पे डेप्शन वर्कआउट कर लेंगे ऐसे ही, क्योंकि एक ही टाइम पे परचेज हुए हैं, लाइफ भी सेम सेम है, तो हमें इनको अलग करने की जरूरत नहीं। उस तरफ क्या आएगा आंसर 4,30,000। तो ये कब परचेज हुए थे 1 जनवरी 2000 को। तो अब 1 जनवरी 2000 से लेकर 30 जून 2005 तक कितना वक्त हुआ। टोटल की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि हमें इन दोनों पे अलग अलग डेप्शन वर्कआउट करनी है, दोनों की लाइफ अलग अलग है बेटा। टोटल चाहे तो आप कर ले, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है फिलहाल। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि ये परचेज कब हुए थे 1 जनवरी 2000 को, और जो करंट रिपोर्टिंग पीरियड है उसका ईयर स्टार्ट है 1 जुलाई 2005। तो स्टार्ट ऑफ द ईयर इसकी लाइफ कितनी गुजर चुकी है, जवाब दे सब लोग बेटा, आप देख लें सब लोग। 5 aircrafts were acquired on January 1, 2000
4 used aircraft were also bought on January 1, 2000. दोनों सेम टाइम पे परचेज हुए। जिस तरह पिछले क्या कहते हैं पार्ट में हमने ये मालूम किया कि साल के स्टार्ट पर लैंड की यूजफुल लाइफ कितनी थी, 6.5 साल। तो जरा बताइए ये जो एयरक्राफ्ट हमने परचेज किए थे वो कितना अर्सा पहले परचेज किए थे इस रिपोर्टिंग पीरियड से? 5.5 साल पहले परचेज किए। तो इसका मतलब क्या हुआ, 5.5 साल लाइफ गुजार चुके हैं ये इस रिपोर्टिंग पीरियड के स्टार्ट पर। अच्छा जी, अब लिखा हुआ क्या है नीचे, पॉइंट नंबर 7 देखिएगा सब लोग। लीज होल्ड लैंड के बाद हैंगर्स लिखा हुआ है, हैंगर्स पे तो हम बाद में आते हैं। उसके बाद जो है वो क्या है, एयरक्राफ्ट हैं। तो एयरक्राफ्ट के लिए भी मेथड कौन सा है बेटा, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, एयरक्राफ्ट का मतलब इंजन और एयरफ्रेम दोनों आ गए, तो दोनों में मेथड क्या है, स्ट्रेट लाइन है। लेकिन एयरक्राफ्ट के 2 मेजर कंपोनेंट हैं और उनकी लाइफ अलग अलग है, तो लिहाजा हम उनको अलग अलग डेप्रिशिएट करेंगे। तो अब हम जाते हैं कहां पर, यूजफुल लाइफ को देखते हैं। अच्छा, अब डेप्शन चार्ज करने के लिए एक पॉइंट और भी है, अब जरा देख लीजिएगा प्लीज। सेल्वेज वैल्यू, कॉस्ट वाले सारे पॉइंट कवर करने के बाद अब सेल्वेज वैल्यू भी देखिए, बहुत तवज्जो। सेल्वेज वैल्यू ऑफ इंजन्स एज वेल एज एयरफ्रेम्स इज एस्टिमेटेड एट 10%। जो कॉस्ट का 10% हिस्सा है वो सेल्वेज वैल्यू है और रेजिडुअल वैल्यू है, वो स्क्रैप वैल्यू है, कुछ भी बोलते हैं उसको आप। इफ सोल्ड एट द एंड ऑफ देयर इकोनॉमिक लाइफ, अगर आप एयरफ्रेम 12 साल के एंड पे बेचेंगे, 12 साल यूज करने के बाद डिस्पोज ऑफ करेंगे, तो कॉस्ट का 10% सेल्वेज वैल्यू है। लेकिन आपकी पॉलिसी क्या है, आपकी पॉलिसी 10 साल है, तो क्या आप 10 साल के एंड पे बेचेंगे, डिस्पोज ऑफ करेंगे, 12 साल के एंड पर? ऑब्वियसली आपकी पॉलिसी 10 साल है। जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कंप्यूटर्स के लिए पॉलिसी क्या है, किसी भी इदारे के अंदर फर्नीचर के लिए पॉलिसी क्या होगी। बहुत सारे बैंक्स जो हैं वो हर 3 से 5 साल में अपना फर्नीचर रिप्लेस कर लेते हैं, हालांकि उस फर्नीचर की लाइफ क्या होती है, बाकी होती है। लेकिन कंपनी की पॉलिसी है भाई, कंपनी पॉलिसी हम 3 साल में 5 साल में रिप्लेस कर देंगे, तो फिर उस चीज की यूजफुल लाइफ हमारे लिए क्या होगी, वो जो हमारी पॉलिसी है उसके हिसाब से होगी। तो अगर हम वक्त से पहले, अगर हम उसकी यूजफुल लाइफ खत्म होने से पहले या उसकी इकोनॉमिक लाइफ खत्म होने से पहले उसको डिस्पोज ऑफ करेंगे, तो हमें उसकी रेजिडुअल वैल्यू भी क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर आप एसेट को डिस्पोज ऑफ करते हो उसकी इकोनॉमिक लाइफ के एंड पर, जैसे एयरफ्रेम की इकोनॉमिक लाइफ 12 साल है, तो फिर आपको जो रेजिडुअल वैल्यू मिलेगी वो 10% मिलेगी। लेकिन अगर आपकी जो रिप्लेसमेंट पॉलिसी है 10 साल, उस 10 साल के एंड पर अगर आप उसको डिस्पोज ऑफ करोगे, तो फिर आपको जो रेजिडुअल वैल्यू मिलेगी वो 10% नहीं मिलेगी, बल्कि कितनी मिलेगी, 15% मिलेगी। तो आप बताइए, आप उसको 10 साल पे डिस्पोज ऑफ करेंगे या 15 साल, 12 साल पर? जवाब दीजिए प्लीज। 10 साल पर। तो फिर आपको एयर फ्रेम को डेप्रिशिएट करने के लिए जो स्क्रैप वैल्यू लेनी है वो भी कौन सी लेनी है, 10% लेनी है या 15% लेनी है? 15%। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो इसका मतलब क्या है, रेजिडुअल वैल्यूज जो होंगी वो यूजफुल लाइफ के हिसाब से ली जाएंगी। अगर मैं 10 साल यूज करने का इंटेंशन रखता हूं तो 15% रेजिडुअल वैल्यू है, और अगर मैं 12 साल यूज करने का इंटेंशन रखता हूं तो रेजिडुअल वैल्यू कितनी है, 10% है। तो अब हमारा इंटेंशन क्योंकि 10 साल है, तो लिहाजा हम एयर फ्रेम वाले केस में कितना लेंगे, 15%। लेकिन क्योंकि इंजन तो हम पूरे 20 साल यूज करेंगे, और 20 साल जो है वो उसकी यूजफुल लाइफ भी और इकोनॉमिक लाइफ भी है, तो इंजन वाले केस में हम रेजिडुअल वैल्यू कितनी लेंगे बेटा, 10%। तो फिर पढ़ दूं जरा इसको, salvage value of engines as well as airframes is estimated at 10% if sold at the end of their economic life. Salvage value of airframes at the time of replacement is estimated at 15% of the cost. तो आमतौर पे सेल्वेज वैल्यू 10% है, लेकिन रिप्लेसमेंट वाले टाइम पर सेल्वेज वैल्यू कितनी है, 15%। किसकी बेटा, एयरफ्रेम्स की। तो सिंपल बात इस लाइन का आसान मतलब यह है कि एयर फ्रेम की डेप्शन निकालते वक्त कितनी रेजिडुअल वैल्यू कंसीडर कीजिए, 15%, और इंजन की डेप्शन निकालते वक्त कितनी रेजिडुअल वैल्यू कंसीडर कीजिए, 10%। तो कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। तो अब रेजिडुअल वैल्यू अमाउंट में तो नहीं दी हुई, परसेंटेज में दी हुई है। तो अगर मैं कॉस्ट का 10% निकाल दूं तो कितना बचा, 90%। तो 90% अमाउंट किसके बराबर हुआ, डेप्रिसिएबल अमाउंट के बराबर हुआ कि नहीं हुआ, जवाब दीजिए। और अगर मैं एयर फ्रेम वाले केस में कॉस्ट का 15% निकाल दूं, तो जो 85% बचेगा वो किसके बराबर हुआ, डेप्रिसिएबल अमाउंट के। यस और नो?
तो आइए जरा इसकी, अब भाई सब लोग जवाब नहीं दे रहे ना बेटा, सब लोगों का जवाब मैं चाहता हूँ कि भाई हर बंदा देखे, सुने, समझे, पार्टिसिपेट करे, कैलकुलेटर साथ उठा के रखें। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं वापस वर्किंग की तरफ। और वर्किंग क्या है, ये आ गए हम वर्किंग की तरफ। और वर्किंग में हमने लिखा यहाँ पर इंजन। तो आप सब जानते हैं इंजन की कॉस्ट कितनी थी, 975,000, 9,75,000 ये कॉस्ट। इंजन की इकोनॉमिक लाइफ और यूजफुल लाइफ बराबर है, तो इस कॉस्ट का 10% हिस्सा जो है वो क्या है, रेसिडुअल वैल्यू है। तो 90% हिस्सा क्या है, डेप्रिसिएबल अमाउंट। तो अगर मैं डायरेक्ट इसको 0.9 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, डेप्रिसिएबल अमाउंट मिल जाएगा। उस डेप्रिसिएबल अमाउंट की मैंने सिस्टमेटिक एलोकेशन करनी है कितने साल पर, 20 साल पर। तो जैसे ही मैंने 975,000 को मल्टीप्लाई बाय 0.9 किया तो ये बन गया डेप्रिसिएबल अमाउंट। और जैसे ही डेप्रिसिएबल अमाउंट को डिवाइड बाय 20 किया तो मुझे इन इंजन्स की पर ईयर क्या मिल गई, डेप्रिसिएशन। बताइए कितनी, बताइए कितनी। 43,875। ठीक है जी। और अब तक मैं इनको कितना यूज कर चुका हूं साल के स्टार्ट तक, मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, 5.5। इनकी 5.5 साल की अब तक की अक्यूमुलेटेड डेप्शन कितनी बनी, 43,875 मल्टीप्लाइड बाय 5.5। बताइए बेटा, 241,312। ठीक है जी। इस तरीके से एयर फ्रेम, एयर फ्रेम की कॉस्ट 4,30,000, उसका डेप्रिसिएबल अमाउंट 15% रेटल वैल्यू माइनस करने के बाद कितना, 85%, मल्टीप्लाई 0.85। और यूजफुल लाइफ कितनी लेंगे, 10 साल। तो बताइए एयर फ्रेम पर ईयर डेप्शन क्या आ रही है, एयर फ्रेम पर ईयर डेप्शन क्या आ रही है, 36,550। और मल्टीप्लाइड बाय 5.5। जवाब दें कितना बना, 2,01,025। ठीक है जी, ये आपको ओपनिंग अक्यूमुलेटेड डेप्शन मिलती चली जा रही है। आगे क्वेश्चन पढ़ें। ठीक है, अभी जो पॉइंट है, न्यूली एक्वायर्ड एयरक्राफ्ट वाज डैमेज ड्यूरिंग लैंडिंग ड्यू टू माल फंक्शन ऑन October 31st 2005। तो ये तो करंट अकाउंटिंग पीरियड की बात कर रहा है। तो एक एसेट जो है वो लैंडिंग करते हुए क्या हुआ, डैमेज हो गया। तो अब वो क्या हो गया, इनऑपरेटिव हो गया। इट रिमेन्ड इनऑपरेटिव ड्यूरिंग द रिमेनिंग पीरियड ऑफ द ईयर। मतलब जुलाई में इस्तेमाल हुआ, जून, अगस्त में इस्तेमाल हुआ, सितंबर में इस्तेमाल हुआ, अक्टूबर की लास्ट डेट पर क्या हुआ। तो ये जो एक एयरक्राफ्ट है 9 में से एक एयरक्राफ्ट, वो इस अकाउंटिंग पीरियड में कितना इस्तेमाल हुआ, 4 महीने। बाकी इस अकाउंटिंग पीरियड में वो क्या रहा है, इनऑपरेटिव रहा है। तो किसी भी एसेट का इनऑपरेटिव रहना उसकी इंडिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट है। ठीक है ना। तो उस पर इम्पेयरमेंट टेस्टिंग परफॉर्म होनी चाहिए कि भाई इस एसेट को टेस्ट करें कि भाई कि ये इम्पेयर्ड तो नहीं है। डैमेज होना भी तो इम्पेयरमेंट है ना। जवाब दें।
जवाब दें बेटा, ये क्या इंडिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट नहीं है? अब आप देख लें कोरोना की वजह से कंपनीज के, एयरलाइंस के जहाज जो हैं, फ्लीट ऑफ एयरक्राफ्ट जो हैं वो ऐसे कैसे खड़े हुए हैं, ऑपरेशनल नहीं है वो, तो ये भी इंडिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट है। तो बहरहाल ये सारी बातें आपके सामने, और लेकिन क्वेश्चन ये कहता है हाउ एवर इट डज नॉट रिक्वायर एनी रीवैल्यूएशन। अब क्वेश्चन ने आपकी जिंदगी आसान कर दी। वो कहता है कि डैमेज होने के बावजूद भी, इनऑपरेटिव होने के बावजूद भी आपको कोई रिवैल्यूएशन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। मतलब रिवैल्यूएशन दो किस्म की होती है, अपवर्ड भी होती है, डाउनवर्ड भी होती है। तो आसान लफ्जों में डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन की बात कर रहा है, मतलब किसी भी किस्म की आपको कोई रिवैल्यूएशन परफॉर्म नहीं करनी। मतलब भले ही इनऑपरेटिव हो, भले ये इंडिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट हो, लेकिन आपको रीवैल्यूएशन परफॉर्म नहीं करनी। मतलब आपको इसको डाउनवर्ड रीवैल्यू करने की जरूरत नहीं है, यानी आसान लफ्जों में आपको इसको इम्पेयर करने की जरूरत नहीं। तो कोई इम्पेयरमेंट लॉस पे नहीं आएगा। लेकिन वो एक सवाल कर रहा हूं मैं यहाँ पर आपसे, इतने हिस्से का एक सवाल कर रहा हूँ। वो सवाल क्या है? इतने हिस्से पे क्वेश्चन कर रहा हूं मैं आपसे, वो क्वेश्चन क्या है? अब बताइए कि 9 में से 8 एयरक्राफ्ट तो ऑपरेटिव हैं, ये इनऑपरेटिव है। इसने ऑपरेट किया इस अकाउंटिंग पीरियड में 4 महीने। अब मैं इस पर पूरे साल की डेप्शन चार्ज करूंगा इस अकाउंटिंग पीरियड में, या सिर्फ 4 महीने की डेप्शन चार्ज करूंगा? जवाब दें। ये 4 महीने की डेप्शन में बात कर रहा हूं अभी इस अकाउंटिंग पीरियड की, जो कि 1 जुलाई 2005 से लेकर 30 जून 2006 तक की डेप्शन हो। पिछले 5.5 साल की डेप्शन चार्ज हो चुकी। करंट रिपोर्टिंग पीरियड की बात करें, इस अकाउंटिंग पीरियड में हम इस एसेट पर 4 महीने की डेप्शन चार्ज करेंगे या पूरे साल की? तो 4 महीने जवाब जो है वो गलत है। हम इस पे चार्ज करेंगे पूरे साल की, क्योंकि इसका मेथड कौन सा है? स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन मेथड टाइम बेस्ड मेथड है, यूजेज बेस्ड मेथड नहीं है। और टाइम बेस्ड मेथड पर हम वक्त गुजरने पर डेप्शन चार्ज करते हैं, भले वो एसेट यूज में हो या ना हो। अगर वो एसेट एक बार अवेलेबल फॉर यूज हो गया तो उसकी लाइफ वहीं से शुरू हो गई, उसकी लाइफ गुजर रही है, उसकी जिंदगी का 1 साल कम हो गया है। तो ये एसेट आइडल है, यूज में नहीं है, फिर भी क्योंकि इसका मेथड स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन में लाइफ डिफाइन हुई है इन टर्म्स ऑफ ईयर्स, तो साल तो गुजरा है ना, भले ये यूज कितना हुआ हो, 4 महीने। फ्रैक्शनल पॉलिसी का ताल्लुक एसेट परचेज और डिस्पोजल से होता है बेटा फुजैल। फुजैल बेटा, फ्रैक्शनल पॉलिसी का ताल्लुक किससे है? एसेट खरीदने और बेचने से। जब तक एसेट आपके पास है और बिका नहीं है, अगर आप ये बोलते फुजैल कि 31 अक्टूबर को हमने ये एसेट बेच दिया है, तो फिर हम 4 महीने की डेप्शन चार्ज करते। क्या हमने 31 अक्टूबर को ये एसेट बेचा है? ये एसेट हमारे पास ही रखा हुआ है लेकिन इस्तेमाल में नहीं है। क्या कहते हो फुजैल? तो फ्रैक्शनल पॉलिसी का ताल्लुक जो है वो एसेट खरीदने और बेचने से है। क्लियर बेटा? तो साल तो पूरा गुजार लिया ना उस एसेट ने अपने आपके पास। आपको शुरू में समझाया था कि यार देखो, स्ट्रेट लाइन मेथड के तहत, आरबीएम के तहत और एसवाईडीएम के तहत जो डेप्शन होती है वो फिक्स कॉस्ट होती है, वो पीरियड कॉस्ट होती है। अगर आपको याद हो, ये बातें मैंने बिल्कुल शुरू के लेक्चर में समझाई थी। लेकिन यूपीएम और पीएचएम के अंदर जो डेप्शन है वो वेरिएबल कॉस्ट है। तो अगर एक एसेट साल भर मेरे पास है लेकिन मैं डेप्शन फिर भी उसकी चार्ज कर रहा हूँ 4 महीने की, तो मतलब फिर मैं डेप्शन को वेरिएबल कॉस्ट मान रहा हूँ, जितना यूज कर रहा हूँ उतनी चार्ज कर रहा हूँ। तो अंडर स्टेट लाइन डेप्शन जो है वेरिएबल कॉस्ट नहीं हो सकती। अंडर स्टेट लाइन डेप्रिसिएशन जो है वो क्या है? फिक्स कॉस्ट है। करेक्ट और नॉट बेटा? बोलिए। ओके जी, आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे क्या लिखा हुआ है? इंजीनियरिंग मशीनरीज वर एक्वायर्ड ऑन 1 अप्रैल 2000। इंजीनियरिंग मशीनरी परचेज किया आपने 1 अप्रैल 2000 को फॉर ₹330 मिलियन। कितने की परचेज की? 330 मिलियन की। अच्छा जी, ये कब खरीदी? 1 अप्रैल 2000 को।
As a result of annual checkup, certain parts were replaced at a cost of 50 million on 1st July 2005. तो 50 मिलियन से पार्ट रिप्लेस हुए हैं. तो ये मेजर कंपोनेंट्स है, माइनर कंपोनेंट्स? ये मेजर कंपोनेंट्स है. और जब भी मेजर कंपोनेंट रिप्लेस होंगे वो कैपिटलाइज किए जाएंगे. तो पुराने कंपोनेंट्स को डिस्पोज ऑफ कर देंगे और जो नए कंपोनेंट्स हैं, नए पार्ट्स हैं, क्या कर देंगे? उनको कैपिटलाइज कर देंगे. This replacement did not enhance the useful life, nor did it affect the efficiency. ना ही इन चीजों ने क्या किया है, प्लांट की लाइफ को एनहेंस किया है, ना ही एसेट की एफिशिएंसी बढ़ाई है. न्यू पार्ट्स हैव अ यूजफुल लाइफ ऑफ 30,000 आवर्स. जो नए पार्ट्स हैं उनकी लाइफ 30,000 आवर्स है. कॉस्ट ऑफ रिप्लेस डिफेक्टिव पार्ट्स वाज 20 मिलियन. और जो रिप्लेस पार्ट्स हैं उनकी जो लाइफ है वो कितनी है? उनकी जो क्या कहते हैं कॉस्ट है वो कितनी है? 20 मिलियन. तो 330 मिलियन में से 20 मिलियन वाले पार्ट्स क्या कर दें? डिस्पोज ऑफ कर दें. और 50 मिलियन वाले पार्ट्स क्या कर दें? कैपिटलाइज कर दें. एंड दे वर सोल्ड फॉर ₹8 मिलियन. तो जो आपने 20 मिलियन के पार्ट परचेज किए थे, वो जो आपकी कॉस्ट में शामिल थे 330 वाली, वो आपने डिस्पोज ऑफ कर दी 8 मिलियन में. तो मशीनरी वाले हेड में एडिशन भी है और डिस्पोजल भी है. तो पहली बात, एडिशन कब है? 1 जुलाई 2005 को, साल के स्टार्ट पर. तो एडिशन से पहले आपके पास कॉस्ट कितनी है? 330 मिलियन. इस 330 में 50 का इजाफा हो रहा है, 20 की कमी आ रही है. ठीक है जी. तो 1 अप्रैल 2000 को तो हमने ओरिजिनली मशीन खरीदी ना बेटा. जिस तरह हमने एयरक्राफ्ट खरीदे कब? 1 जुलाई 2000 को, 1 जनवरी 2000 को. तो ये तो बता रहा है, एक तो पुरानी डेट ऑफ परचेज बता रहा है. तो 1 अप्रैल 2000 से लेकर 1 जुलाई 2005 तक हमें निकालनी है 330 मिलियन की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन. फिर उसके बाद 1 जुलाई 2005 को जो इसमें एडिशन हो रहा है वो ऐड करना है, जो डिस्पोजल हो रहा है वो लेस करना है. जो एडिशन और डिस्पोजल है वो इस साल के शुरू होने के बाद की बात है, लेकिन इस साल के शुरू होने तक तो कॉस्ट 330 मिलियन है ना. तो अब तक जितनी भी डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है बेटा, वो किस पे चार्ज हुई है? 330 मिलियन पे चार्ज हुई है. तो अब ये मालूम करें आप कि 1 अप्रैल 2000 से लेकर 30 जून 2005 तक इस 330 मिलियन पे कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है. ठीक है, उसके लिए आपको ये पॉइंट पढ़ना पड़ेगा. द टोटल यूजफुल लाइफ ऑफ मशीनरी 60,000 आवर्स. मशीनरी की यूजफुल लाइफ कितनी है? 60,000 घंटे है. एंड द एवरेज यूजेज हैज बीन 500 मशीन आवर्स पर मंथ. और ऑन एवरेज मशीन को तो हम यूज कर रहे हैं वो 500 घंटे यूज कर रहे हैं पर मंथ. तो आप हिसाब लगा लीजिएगा, अगर 500 घंटे पर मंथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो मतलब 6,000 घंटे पर ईयर इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड सो ऑन. तो आप जानते हैं कि ये आवर्स क्यों दिए गए हैं? अब ये आवर्स इसलिए दिए गए हैं बेटा ताकि आप इनका पर आवर रेट निकाल लें. इसका मतलब क्या, आप जाके जरा नीचे चेक कीजिए मशीन्स का डेप्रिसिएशन मेथड क्या है. लिखा हुआ क्या आ रहा है? इंजीनियरिंग प्लांट एंड इक्विपमेंट जो है इनको आपने डेप्रिशिएट करना है. कौन से मेथड के तहत? ये लिखा हुआ आ रहा है आपके पास, इस पॉइंट को पढ़ लीजिए. इंजीनियरिंग प्लांट एंड इक्विपमेंट को डेप्रिशिएट करना है किस मेथड के तहत? आवाज ही नहीं आ रही बेटा आप लोगों की, जवाब ही नहीं मिल रहा. मैं तो बोल बोल के थक गया बेटा. हाँ, यूजेज बेस्ड मेथड के तहत, प्रोडक्शन आर मेथड के तहत. तो पीएचएम यूज करना है इसके लिए, प्रोडक्शन आर मेथड यूज करना है इसके लिए. तो ये मालूम करें कि अब तक आपने 330 मिलियन पर इस साल के शुरू होने तक कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज की. कैसे मालूम हुआ? रेजल्ट वैल्यू कितनी है? 10% है. तो इसकी भी आप आ जाए, वर्किंग कर लें जरा. क्या लिखा आपने? मशीनरी 330 मिलियन, मैं रुपीज इन थाउजेंड में ले रहा हूँ.
इसका निकाला मैंने 90%। क्यों? 10% रेजिडुअल वैल्यू, 90% डेप्रिसिएबल अमाउंट। अब डेप्रिसिएबल अमाउंट को मैंने सिस्टमैटिकली एलोकेट कर दिया 60,000 पर। तो मुझे रेट मिल गया। रेट, वो रेट क्या कहलाएगा? पर आवर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। जवाब दीजिएगा बेटा। 330 इंटू 0.9 डिवाइडेड बाय 60,000। तो बताइए 60,000 से डिवाइड होने के बाद आपको रेट मिलेगा। वो रेट क्या कहलाएगा? पर आवर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। बिल्कुल 4.95। और अगर इसको रुपीज इन 1000 में ना लिखूं तो मतलब क्या होगा? 4,950 रुपये। तो एक आवर यूज होने से ये मशीन जो है 4.95 रुपीज से क्या हो रही है? डेप्रिशिएट हो रही है। ऐसा ही है। अच्छा, अब अगर तो इसका पर आवर यूजेज कितना है? सॉरी, इसका पर मंथ यूजेज कितना है? 500 आवर। जैसे ही मैं पर 4.95 को 500 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिल जाएगी एक महीने की डेप्रिसिएशन। इसको जैसे ही मैं मल्टीप्लाइड बाय व्हाट क्या करूं? अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं नंबर ऑफ मंथ से, अब हिसाब लगा लें, अप्रैल, मई और जून। जवाब दें। 4.95 मल्टीप्लाई 500 तो मिल गए एक महीने की डेप्रिसिएशन। यस और नो बोलिए। 500 जो है वो पर मंथ कंजम्पशन है ना। तो 4.95 को आपने 500 से मल्टीप्लाई किया तो आपको एक मंथ की कंजम्पशन मिल गई। अब आप हिसाब लगाएं, अप्रैल 2000 से लेकर 30 जून 2005 कितने मंथ्स बनते हैं? कितने मंथ्स बनते हैं? आपने अब तक कितना मंथ इस्तेमाल कर लिया? जवाब दीजिए। 63 कंफर्म। 63 मंथ्स। देखिए अप्रैल में जून 3 महीना हो गए। अब उसके बाद साल पूरा कहाँ होगा? जुलाई 2000 से जून 2001 पर। 2001 एक साल, 2002 2 साल, 3 4 और 5 5 साल। 5 साल में कितने मंथ्स? 60 महीने। 60 महीने और 3 महीने कितने हुए? 63 मंथ्स। करेक्ट आंसर 63। सब बताएं 63 आंसर करेक्ट है कि नहीं? और अगर ईयर्स में लिखेंगे तो 5.25 ईयर्स। ईयर्स में लिखेंगे तो 5.25 ईयर्स। तो फिर 500 को पहले मल्टीप्लाई करना होगा 12 से और 12 को मल्टीप्लाई करना होगा 5.25 से। तो क्या कर दिया मैं? अगर मैं 4.95 को 500 से मल्टीप्लाई करता हूं तो पर मंथ डेप्शन मिलेगी और टोटल मंथ्स कितने अब तक? 63। मल्टीप्लाई कर दीजिए 4.95 मल्टीप्लाई बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 63। क्या आंसर आया बताइए? सब लोग बताइए क्या आंसर आया? 155,925। तो 155,925 जो है बेटा वो क्या है? इसकी 63 मंथ्स की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। आगे बढ़ते हैं। Hangars for aircrafts have been in use since July 1 2000. The total cost of their construction was 20 million and the total estimated useful life is 20 years. जो हैंगर्स होते हैं एयरक्राफ्ट्स के लिए उनको कंस्ट्रक्ट किया गया है और उनकी कॉस्ट 20 मिलियन है और उनकी यूजफुल लाइफ भी 20 साल है। तो 20 को डिवाइड बाय 20 करते तो आंसर क्या मिलेगा बेटा? 1 मिलियन उनकी क्या है? पर ईयर डेप्शन। जुलाई 1 2001 2000 से 2001 एक साल, 2 3 4 5 5 साल। तो 5 मिलियन या 5,000 क्या हो जाएगी? इनकी एक साल की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इनकी सॉरी 5 साल की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। हिसाब लगा लें जरा आप इस चीज।
हैंगर्स 20,000 डिवाइडेड बाय 20, आंसर क्या मिलेगा आपको? 1000। लाइफ कितने कंज्यूम किए? 5 साल। आंसर क्या आ गया? 5000। सही है। उसके बाद फर्नीचर एंड फिक्सचर्स कॉस्टिंग रुपीज 13 million, 17 million, 7 million and 4 million were acquired on July 1, 2000, July 1, 2002 and July 1, 2005। तो 2 व्हीकल्स ऐसे हैं जो आपके पास इस साल के स्टार्ट से पहले से मौजूद है, लेकिन जो तीसरा व्हीकल है वो आपने इस साल के स्टार्ट पे खरीदा है, वो एडिशन है इस साल का, वो आपके बैलेंस बीडी का पार्ट नहीं है। तो आपकी कॉस्ट का बैलेंस बीडी तो कितना है? 13 + 7 यानी कि 20 million फर्नीचर वाले केस में। लेकिन अब आपको वर्कआउट करना है इनका अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो फर्नीचर एंड फिक्सचर्स के बारे में क्या लिखा हुआ है जरा नीचे देखिएगा। ये फर्नीचर एंड फिक्सचर्स को आप डेप्रिशिएट करते हैं अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। कितने परसेंट पर? 20% पर। तो जरा बताइए फर्नीचर एंड फिक्सचर्स का अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या हुआ? ठीक है, फर्नीचर एंड फिक्सचर तो एक है 30 million वाला, और एक है 7000 वाला। 13 वाला एक्वायर हुआ है 1 जुलाई 2000 को, ठीक है, और जो 7 million वाला है वो एक्वायर हुआ है 1 जुलाई 2002 को। अब दोनों का डेप्शन वर्कआउट करना है अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड 20% के हिसाब से। तो कोई है जो आप में से बता दे मुझे इन दोनों का अक्यूमुलेट डेप्शन कितना होगा साल के स्टार्ट? $13 million पे चार्ज हुई है 5 साल की डेप्रिसिएशन, और 7 million पे चार्ज हुई है 3 साल की डेप्रिसिएशन। तो एक पर बैलेंस 5 साल के बराबर होगा अक्यूमुलेट डेप्शन का, और एक पे बैलेंस जो होगा वो 3 साल के बराबर होगा। क्या आप वर्कआउट कर सकते हैं? शॉर्टकट्स याद है? जब आपका मुंतजिर हूं बेटा आप लोग। चलें आपको याद दिलाते हैं शॉर्टकट्स। तफसील नहीं कर सकता क्योंकि इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में बहुत आपको शॉर्टकट सिखाएं। अगर मैं इस 13,000 को मल्टीप्लाई कर दूं ऐसे ब्रैकेट लगा के, 1 माइनस 0.2 की पावर 5, तो आपको डायरेक्ट क्या मिल जाएगी? अक्यूमुलेट डेप्शन। और उसको मल्टीप्लाई कर दो 1 माइनस 0.2 की पावर 3। तो अब जो बैलेंस होगा वो बैलेंस अक्यूमुलेटेड डेप्शन के बराबर होगा। नॉट 10%, 20% लिखा हुआ है, आप देख लीजिए, क्वेश्चन रीड कीजिए। अच्छा इट्स 10%, वो व्हीकल्स का 20% है, करेक्ट, आप सही कह रही हो। चलो भाई 10% कर दें, ये सही कह रही है। ओके जी, 1 माइनस 0.1 सही है, 10% हो गया। 1 माइनस 0.1 की पावर 5, जो आंसर है उसको 1 में से माइनस किया, मल्टीप्लाई बाय 13,000 कर दिया, ये आंसर अक्यूमुलेटेड डेप्शन के बराबर हो। किसका बता रहे हो बेटा हमजा?
13,000 का बता रहे हो, 13,000 का 5,323.63, तो 324 लेता हूँ मैं, 5,324 और 7,000 वाले का आंसर 1,897। ठीक है जी, तो इन दोनों का सम जो होगा वो बराबर होगा फर्नीचर एंड फिक्सचर की ओपनिंग अक्यूमुलेशन के। सम बताइए जरा इन दोनों, बल्कि बॉक्स की जरूरत तो नहीं है। सम क्या है? 7,221। ओके। हाँ बेटा, फुजैल से पूछूंगा। बेटा फुजैल, आपको ये समझ में आया कि हमने अक्यूमुलेशन किस तरह वर्कआउट की? फुजैल, ये हमने शॉर्टकट मेथड से वर्कआउट किया। फुजैल, क्या आपको ये शॉर्टकट मेथड समझ में आता है? ये नहीं आया? अच्छा, आप अलग अलग करके तो निकाल सकते हो ना फुजैल। 13,000 का 10% निकाला, फिर जो बचा उसका 10% निकाला, तो अलग अलग करके आप 5 साल का आंसर निकाल सकते हो। इस आंसर को वेरीफाई तो कर सकते हो ना फुजैल। अच्छा, इसका फॉर्मूला नहीं पता आपको? T इज इक्वल टू सी इंटू 1 माइनस आई की पावर n, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का फॉर्मूला जो QMT में पढ़ा होगा हमने। तो हमने क्या किया, जैसे हमने 1 में से 0.1 माइनस किया, हमें WDV मिली। तो हर साल 10% डेप्शन चार्ज होने के बाद हमारे पास जो बैलेंस बचता है WDV का, वो 90% के बराबर है। फिर 90 का 90%, फिर उसका 90%, फिर उसका 90%, फिर उसका, ये हमने कितनी बार काउंट किया? 5 बार। तो जब हमारे पास WDV का परसेंटेज बचा 5 बार डेप्शन चार्ज करने के बाद, उसको हमने 1 में से माइनस कर दिया। तो जैसे ही 1 में से हमने WDV के परसेंटेज को माइनस कर दिया, तो जो परसेंटेज बचा वो अक्यूमुलेटेड डेप्शन के परसेंटेज के बराबर था। और जैसे ही हमने कॉस्ट को अक्यूमुलेटेड डेप्शन के परसेंटेज से मल्टीप्लाई किया, हमें क्या मिल गई? टोटल अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। फुजैल, जवाब दें फुजैल। अच्छा फुजैल, एक काम ये कीजिएगा, मैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में टॉपिक पढ़ाऊंगा, तो जब मैं पढ़ाऊंगा आपको बता दूंगा वहां पर, जब मैं शॉर्टकट्स पढ़ाता हूँ ना ये, तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, आप वो वाली क्लास ज्वाइन कीजिएगा मेरी। ठीक है, ओके। नाउ, अब ये हमारा आंसर आ गया टोटल। अच्छा, अब ये देखिएगा प्लीज बेटा। अच्छा फुजल, वैसे अलग से इसको वेरीफाई कर लीजिएगा आप, अलग अलग करके 5 साल की डेप्शन और 3 साल की डेप्शन। अच्छा, ये मिल गया हमें बैलेंस। उसके बाद बेटा क्या है? उसके बाद लास्ट में हमारे पास क्या है? अब लास्ट में हमारे पास ये है, 10 vehicles were taken on finance lease on July 1, 2005 with a fair market value of ₹1 million। तो ये तो एडिशन है फिर से इस साल के स्टार्ट पर। ठीक है जी। इसका मतलब क्या है? इस व्हीकल की कोई और मतलब पिछले साल का कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये व्हीकल बिल्कुल साल के स्टार्ट पे लिए गए 10, और उनमें से हर एक की जो मार्केट वैल्यू है वो कितनी है? 1 मिलियन। तो मतलब आपने ऐसे कितने व्हीकल लिए? 10 लिए, तो टोटल कितनी हो गई? 10 मिलियन। तो 10 मिलियन का एडिशन दिखाना होगा आपको। कहाँ पर, कहाँ दिखाना होगा? व्हीकल के कॉलम में। अब देखें रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट नोट है।
अब जितने आइटम हमने देखे हैं उसका हमें नोट बनाना है, उस नोट में शो करना है उसको। तो अब देखो आज तक का टाइम तो हमारा सारा क्वेश्चन रीड करने में निकल गया। तो मैं अभी आपके सामने फॉर्मेट रख रहा हूँ नोट का, और फिर आप कोशिश करें कि आप उस नोट को फिल कर सकें अवेलेबल डेटा जो आपके पास मौजूद है। सही है। इसमें कोई भी एसेट हमारा रीवैल्यूएशन मॉडल पे नहीं है, ख्याल रखिएगा इस बात। अगर होता तो हम लिखते कॉस्ट और रीवैल्यूएशन। यहां पर क्या कर रहा हूं मैं लिख रहा हूं कंपनी का नाम एयर स्टील लिमिटेड, notes to the account for the year ended 30th June 2006। और नोट कौन सा बना रहे हैं हम, फॉर एग्जाम्पल हम लिखा नोट नंबर 3 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है जी। अब हमारे पास एसेट कौन कौन से हैं, लीज होल्ड लैंड, इंजन, एयर फ्रेम। ये दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा, एयरक्राफ्ट को। फिर उसके बाद एक और चीज है रिलेटेड, वो हैंगर्स हैं। फिर उसके बाद क्या है, मशीनरी है। ठीक है जी। और मशीनरी के बाद क्या है हमारे पास, लैंड हो गया, हैंगर्स हो गए, एयरक्राफ्ट हो गया, प्लांट मशीनरी हो गया, व्हीकल्स और फर्नीचर फिक्सचर। तो फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। उसके बाद व्हीकल्स, और एट द एंड क्या आएगा, टोटल। ठीक है।
ठीक है जी। अभी आपके सामने एक शेड्यूल बन रहा है, इसमें आपको तमाम चीजें क्या करनी है। डिस्क्रिप्शन आ गए यहाँ, और यहाँ लिख दिया आपने क्या, रुपीज इन 1000। और अगर आप जरूर समझते हैं तो आप क्या करें, कॉलम बना लें सारे, एक, एक के बाद एक। तो कॉलम ही कंटिन्यू कर लें आप। बल्कि ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेट हो जाएगा आपके लिए। अगर आपको अलाइनमेंट में प्रॉब्लम हो तो आप कॉलम बना लें, अदरवाइज कोई इशू नहीं है इसके। अब यहाँ पे लिखेंगे आप क्या, कॉस्ट एज ऑन 1 जुलाई 2005। तो लीज और लैंड की कॉस्ट क्या है, इसमें से लेस करवा दें अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एज ऑन 1 जुलाई 2005। क्या मिल जाएगा आपको बेटा, डब्ल्यू डी वी एज ऑन 1 जुलाई 2005। उसके बाद क्या क्या होना है इसके अंदर, एडिशन होना है एट कॉस्ट, डिस्पोजल होना है, और डिस्पोजल को आप 3 स्टेप में दिखाएं। जाने वाले एसेट की कॉस्ट, जाने वाले एसेट की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जाने वाले एसेट की डब्ल्यू डी। ठीक है, उसके बाद हम जानते हैं कोई रिवैल्यूएशन तो नहीं है इस क्वेश्चन में, लेकिन मे भी कोई इम्पेयरमेंट हो, लेकिन वो भी नहीं है फिल वक्त। तो कोई इम्पेयरमेंट, और फिर चार्ज कर देंगे आप क्या, डेप्रिसिएशन। तो फिर आपको क्या मिल जाएगी बेटा, यहाँ पे डब्ल्यू डी मिल जाएगी, डब्ल्यू डी एज ऑन 30 जून 2006। और उसको आप रिकनसाइल करते हैं, क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, कॉस्ट एज ऑन 30 जून 2006 लेस accumulated depreciation as on 30 जून 2006, और ये रिकनसाइल होगा किससे, डब्ल्यू डी वी एज ऑन 30 जून
2006। तो आपको बारी बारी हर कॉलम की वैल्यूज फिल करती जानी है। अब फर्क क्या है, ये मल्टीपल ईयर्स नहीं है, मल्टीपल एसेट्स हैं लेकिन ईयर्स में एक ही है। अब आप देखते जाइए बेटा, यहाँ पर मैंने कहा था ये क्वेश्चन बड़ा तवील क्वेश्चन है और करने के लिए इसको टाइम चाहिए, लेकिन फिर भी मैं इसकी कुछ चीज़ें फिल करता हूँ, कुछ चीज़ें आप कोशिश करें, बाकी फिर इसको हम आगे देखते हैं। तो कम से कम मैं इसकी कॉस्ट इनिशियल चीज़ें तो फिल करवा दूँ आपके सामने। अच्छा, अब हमने कुछ वर्किंग की थी बेटा, तो जैसे पहले हम देखते हैं लीज होल्ड लैंड की कॉस्ट क्या है, 200,000। तो यहाँ पर लिख दिया हमने लीज होल्ड लैंड की कॉस्ट 200,000। उसके बाद इंजन की कॉस्ट है 975,000। इंजन की कॉस्ट है 975,000। एयर फ्रेम की कॉस्ट है 430,000। हैंगर्स की कॉस्ट है 20,000। प्लांट एंड मशीनरी की जो कॉस्ट है वो है 3,30,000। ठीक है। उसके बाद फर्नीचर एंड फिक्सचर्स की कॉस्ट क्या है, 13 और 7 जो है वो 20,000। और व्हीकल्स जो है इस साल ऐड होंगे, टोटल आप लिख देंगे। उसके बाद लेस करेंगे आप इनकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो 1 जुलाई 2005 को अब तक की जो एक्यूमुलेटेड आपने वर्कआउट की हुई है वो लीज होल्ड लैंड के लिए वर्कआउट की हुई है 13,130। तो आप लिखवा दें भाई 13,130। इस तरीके से एयरक्राफ्ट्स के ऊपर अब तक की जो एक्यूमुलेशन है वो कितनी है, 241,312। 241,312। उसके बाद एयर फ्रेम पर अब तक की जो एक्यूमुलेशन है वो कितनी है, 201,025। 201,025 वो लेस करवा दिया आपने। उसके बाद हैंगर्स पे अब तक कितनी डेप्शन है, 5,000। मशीनरी पे कितनी है अब तक की डेप्रिसिएशन जो हमने वर्कआउट की है, 155,925। ठीक है जी। उसके बाद फर्नीचर पे अब तक की जो डेप्शन हमने शॉर्टकट वे से वर्कआउट की है वो कितनी है, 7,221। खत्म हो गया यार। तो इनकी अब क्या मिल जाएगी आपको बेटा, ओपनिंग WD। तो मैं लेता नहीं हूँ। बताइए बेटा, 200,000 माइनस 13,130 WD बताइए, जल्दी कीजिए बेटा, टाइम कम है।
187,870, 186,000, 186,000, 186,870। ठीक है। अच्छा, अब हम काम ये करते हैं, इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इधर से इस रेफरेंस। अब आप मुझे बताइए कि लीज और लैंड में इस साल कोई इजाफा तो नहीं हुआ? नो एडिशन, नो डिस्पोजल, कोई कॉस्ट डिस्पोज ऑफ नहीं हुई, कोई एक्यूमुलेशन डिस्पोज ऑफ नहीं हुई, कोई डब्ल्यूडीबी डिस्पोज ऑफ नहीं हुई, कोई इम्पेयरमेंट नहीं है। अच्छा, अब आप जाइए अगले पेज पर, इसकी पर ईयर डेप्शन क्या है? इसकी इस साल की डेप्शन कितनी है? पर ईयर डेप्शन जो आ रही है वो कितनी है? वो आपने निकाली हुई ना, 2020। 2020 जो है पर ईयर डेप्शन है, वो चार्ज करते हैं आप उसके। वन 186,870 में से आप लेस कर दें 2020, लेस कर दें बेटा 184,850। ठीक है। अब जो कॉस्ट का बैलेंस बीडी है वही कॉस्ट का बैलेंस सीडी है, क्योंकि उसमें कोई एडिशन या कोई डिस्पोजल नहीं है। तो 200,000 ही कॉस्ट का बैलेंस सीडी हो गया। अक्यूमुलेटेड डेप्शन का बैलेंस बीडी 13,130 है, जिसमें इजाफा हो रहा है 220 का। तो 13,130 प्लस 220, अब आपको बैलेंस मिलेगा अक्यूमुलेटेड डेप्शन का क्या, क्लोजिंग। वो कितना है बताइए? 13,130 में 2020 क्या कर दें, ऐड कर दें 11,110। कैसे बेटा 11,110 थोड़ी आ रहा है? 13,130 प्लस 2020 माइनस थोड़ी करना है बेटा, प्लस करना है। तला 13,130 बीडी बैलेंस है किसका, अक्यूमुलेशन का। 15,150, ये क्या है, क्लोजिंग अक्यूमुलेशन ऑफ व्हाट, लीज और लैंड। अब डब्ल्यूडीवी निकाल लें, 2 लाख में से 15,150 माइनस कर लें, आंसर क्या आएगा, वही आएगा। $186,000। ठीक है जी, ये आंसर आ गया। तो ये पहला कॉलम फिल हो गया। चले जी, इंजन पे आइए। इंजन की कॉस्ट 975,000 माइनस ओपनिंग अक्यूमुलेशन 241,312। डब्ल्यूडीवी जल्दी बताइए, 975,000 माइनस 241,312। डब्ल्यूडीवी बताइए, डब्ल्यूडीवी 733,688, 733,688। तो इस साल कोई एडिशन नहीं है, कोई डिस्पोजल नहीं है, कोई इम्पेयरमेंट नहीं है। तो जरा बताइए बेटा, इंजन पर ईयर डेप्शन क्या कैलकुलेट की थी हमने? इंजन पर ईयर डेप्शन क्या कैलकुलेट की थी हमने? 43,875, करेक्ट। तो 43,875 से आप क्या करते हैं, इसको डेप्रिशिएट कर। तो
तो 733,688 माइनस 43,875 WDV क्लोजिंग WDV 689,930। ठीक है जी। तो क्लोजिंग कॉस्ट वही 975,000 रहेगी, क्योंकि कॉस्ट में ना कोई एडिशन है ना कोई डिस्पोजल है। ओपनिंग अक्यूमुलेट डेप्शन जो थी वो 241,000। क्या गलत है बेटा? 689,830। अच्छा ठीक है बेटा। अब 975,000 जो है वो क्या है? क्लोजिंग कॉस्ट है। ओपनिंग अक्यूमुलेशन थी 241,312, उसमें इजाफा होता है 43,875 के। तो आप बताइए अक्यूमुलेटेड डेप्शन का बैलेंस सीडी क्या है? अक्यूमुलेटेड डेप्शन का बैलेंस सीडी क्या है? बताइए अक्यूमुलेटेड डेप्शन का बैलेंस सीडी क्या है? 285,187। और ये लेस करने के बाद जो WD भी आनी चाहिए वो सेम आनी चाहिए। सिक्स 89,813। ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि भाई मैं इसको इतना ही छोड़ता हूं, आप इसमें क्या कहते हैं एयर फ्रेम का कॉलम फिल कीजिए, आप इसमें हैंगर्स का कॉलम फिल कीजिए, अगर हो सके तो आप मशीनरी और फिक्सचर का कॉलम फिल कीजिए, क्योंकि मुश्किल कॉलम जो है फिक्सचर और मशीनरी, क्योंकि उसमें डिस्पोजल भी है और एडिशंस भी है। ठीक है। तो इसको इतना स्टॉप करूंगा, टाइम काफी एक्सीड कर गया। कल इंशाल्लाह इसको यहीं से कंटिन्यू करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं आप इसको थोड़ा मेहनत करें, हिम्मत करें, आप इसको कंटिन्यू करके देखें कितना एडिशन होगा, कितना डिस्पोजल होगा, उनकी वैल्यूज क्या होंगी। बिल्कुल क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट दे रहा हूं, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट दे रहा हूं। ठीक है। तो यहां तक मैं इसको स्टॉप कर रहा हूं, बाकी आप जरा देख लीजिएगा इस चीज को। ठीक है।